ओके अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये यहाँ पे देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट विच रो डज नॉट शो अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। तो यहाँ पे मैथ्स अगेंस्ट ग्राम आ रहा है, ग्राम सही है हमारे पास, हो सकता है। फिर लेंथ और मीटर आ रहा है, ये भी सही है। चार्ज और एम्पेयर आ रहा है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स में होते हैं, आपके पास कूलम्स में होता है। तो ये आपके पास गलत आंसर होगा। अब वो कह रहा है स्मॉल कार ट्रेवल्स इन अ टाउन, व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। तो सबसे पहले इसको रिलेट कर लो एक पर्सन से। पर्सन का जो आपके पास मास होता है अप्रॉक्सीमेटली वो 75 kg होता है। तो जाहिर सी बात है जो आपके पास अब कार होगी, कार मस्ट बी ग्रेटर देन 75 kg। इसको आप कह लो कि ये आपके पास हो जाएगी, लेट से ये जो कार आपके पास है ना, इट शुड बी इक्वल्स टू लेट से 150 किलोग्राम, जैसे कर लो। तो जब आप इसको 150 किलोग्राम्स के इक्वल्स टू करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। स्पीड इसकी कर लो लेट से आप 30 कर लो या 20 कर लो, नॉर्मल स्पीड आप कर लो। तो इसका जब आप आंसर फाइंड करोगे ना यहाँ पे एस्टिमेट करके, तो योर आंसर शुड बी इक्वल्स टू, तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 6.75 × 10⁻⁴। तो ये आपके पास सबसे क्लोजेस्ट किसके, इसके क्लोजेस्ट है। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन ए एक एस्टिमेट बन जाएगा। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एरर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने सॉलिड बार हमें दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज मेजर्ड एज दिस एंड इट्स विड्थ इज मेजर्ड एज दिस, दीज वैल्यूज आर यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ बार। अब जो भी हमारे पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक आपके पास ना स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, सॉलिड बार हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। एक मिनट, मुझे यहाँ पे इसकी एक डायग्राम भी फाइंड करने दो, अगर मुझे मिल जाती है सॉलिड बार। अच्छा, इसकी ना शेप कुछ ऐसी होगी, ये आपके पास एक सॉलिड बार होगा विच हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो ये उसका यहाँ पे एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो अब हमने करना क्या है, इट्स उसकी लेंथ उसने प्रोवाइड किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ट्रू वैल्यू, ये आपकी वो आ रही है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये आपके पास उसकी ट्रू वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आपके पास विड्थ आ रही है, ये विड्थ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये डब्ल्यू नॉट हो जाएगा जो उसकी विड्थ की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वॉल्यूम का फार्मूला इसके हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा। सबसे पहले तो आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ पे जो आपके पास ये इसकी एक लेंथ आ रही होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास जो भी यहाँ पे लेंथ आ रही है वही इसकी यहाँ पे लेंथ होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइंड कर लेना है कि सबसे पहले आपने फाइंड कर लेना है इसका एरिया, फिर आपने क्या करना है उसको लेंथ से आपने मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पर जो आपके पास बन जाएगा ना ये वाला एरिया, ये आपके पास मोस्ट प्रॉबेबली, एक मिनट, ये जो होगा ना, ये जो लंबी वाली आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आती है, ये आपके पास लेंथ होती है। तो दिस इज लेंथ और ये आपके पास विड्थ बन जाएगी, और डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू करोगे आपके पास एरिया आएगा, एरिया इंटू लेंथ करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू इंटू लेंथ। और इसकी अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो आसान तरीका है इसका, सबसे पहले आपने फार्मूला लगा लेना, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू, और इसको आपने मल्टीप्लाई बाय करवा देना है 100 से। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। और यहाँ पर आपके पास फिर आ जाएंगी इसकी डिपेंडेंसीज। सबसे पहले आपके पास 2 दफ़ा यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू नॉट, एंड देन प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ ओवर ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे जब आप
इस सब को यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है आपने 100 से, क्योंकि यहाँ पे भी 100 आ रहा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड देन ऊपर आपके पास W की अनसर्टेनिटी कितनी थी, 2 थी, और W की 2 वैल्यू 0.01 थी। एंड देन आपके पास लेंथ आ रही थी, लेंथ की आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 50 थी, एंड देन इसकी 2 वैल्यू क्या थी, 0.2 थी। तो इस सब को आपने क्या करना है, आपने सबको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, एंड देन यू विल गेट दी करेक्ट आंसर। तो इसको देख लो क्या आंसर आता है इसका। अच्छा एक मिनट, इसको 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 गलत कर दिया थोड़ा सा हमने ना, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। ये वाली जो यहाँ पे थी ना, ये हेडिंग्स मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है। यहाँ पर आपके पास ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये ट्रू वैल्यू होती है बिगर वाली, और ये वाली आपके पास अनसर्टेनिटी होती है। और इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास ये वाली जो वैल्यू, ये आपके पास ट्रू वैल्यू हो जाएगी W0, और ये आपके पास हो जाएगी इसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा यहाँ पे प्लग इन कर लें वैल्यूज़, तो एक मिनट, तो यहाँ पे इसकी जो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन रही है हमारे पास W की, वो क्या बन रही है, 0.01, और इसकी 2 वैल्यू क्या बन रही है, 2 बन रही है, और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 है, एंड देन इसकी 2 वैल्यू 50 है। तो अब कैलकुलेट करो क्या आंसर आता है यहाँ पे इसका। तो इसका जो आंसर आप लोग के पास आ जाना चाहिए ना, एक मिनट, लेट मी जस्ट सी। इसका 1.4 करके आप लोग के पास आंसर आ जाएगा, तो ये 1.4% आंसर आ जाएगा, एंड दिस ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सारे कंफर्म कर दो मुझे। अच्छा यहाँ पे अब वो हमें क्या कह रहा है कि एक आपके पास उसने एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है। अब वो कह रहा है दी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल। तो वेलोसिटी टाइम के यहाँ पे ग्राफ बने, इनके ग्रेडियंट्स बार बार यहाँ पे बना के देख लेते, तो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जो यहाँ पे ऑप्शन बी है ना, वो मुझे नहीं लगता हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन बी तो एक्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो कभी भी वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपके पास आइडेंटिकल बन नहीं सकता, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और बिकॉज यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बट इट्स नॉट, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये वाला बल्कि हो सकता है सही हो, लेकिन डी को पहले देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे ग्रेडियंट इसका कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो दिस कैन हैपन, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से इसका यहाँ पे ग्रेडियंट लेना शुरू करें, तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन नहीं नहीं, बल्कि ये आई थिंक, एक मिनट, यहाँ पे इसका अगर देख लें ना, यहाँ पे इसका ग्रेडियंट देखें और यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो जीरो होनी चाहिए, इस पॉइंट पर भी जीरो होनी चाहिए, इस पॉइंट पर भी जीरो होनी चाहिए, बट जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो सिर्फ यहाँ और यहाँ पर आपके पास जीरो आ रही है, तो बीच में तो कहीं जीरो हो ही नहीं रही। अगर बीच में जीरो होती तो वी कुड हैव सीन दिस, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये बीच वाले टाइम्स में एक्सेलरेशन इज़ नेवर जीरो, तो दिस कैन ऑल्सो नॉट हैपन। अब हमारे पास रह जाती है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए मुझे वैसे लग रहा है यहाँ पे देखने से, सबसे पहले क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ा सा ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका भी इंक्रीज़ कर रहा है डेफिनेटली, और यहाँ पे आके फिर कांस्टेंट सा थोड़ा सा आपके पास पाथवे आ जाता है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी, एंड दोबारा ये डिक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास डिक्रीजिंग मोड में दोबारा ये आ गया, पहले स्टीप था, फिर कांस्टेंट था, फिर दोबारा से स्टीप मोड में आ गया। तो ये ऑप्शन जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। अगर डी को हम देखें, डी में क्या हो रहा है, डी में यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा से वो इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद डिक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट होने के बाद वो दोबारा स्टीप हो जा रही है, उसका ग्रेडियंट दोबारा स्टीप हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली इंक्रीजिंग इन दी रियल ग्राफ, तो ऑप्शन डी वॉन्ट बी दी आंसर, ऑप्शन ए होगा। पहले वो इंक्रीज़ करता है ग्रेडियंट, फिर ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, फिर ग्रेडियंट डिक्रीज़ करता है, और साथ में एक्सेलरेशन भी ऊपर डिक्रीज़ करिए, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, दिस शुड बी एन ईजी क्वेश्चन। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक आपके पास स्टोन है, इट फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट से वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो इसकी जो यू की वैल्यू हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी हमारे पास। अब वो कह रहे हैं ए रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल सो वी कैन यूज़ दी सुवैट फार्मूलाज, और सुवैट में इसके अंदर जो फार्मूला लग सकता है वो हमारे पास हो सकता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें आपके पास जो डिस्टेंस आ रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस वो नीचे का फॉल कर रहा है, तो -0.4 मीटर्स ले लिया हमने, और जो इनिशियल स्पीड है इसकी वो 0 हो जाएगी। एंड देन टाइम हमें पता नहीं है, टाइम हमने फाइंड करना है, 1/2 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो एक्सलरेशन होगी वो नीचे जा रही है, तो 9.81, एंड देन टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आप देख, दोनों साइड पे जो माइनस के साइन है, नेगेटिव के साइन है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 0.4/1/2 × 9.81, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.08 करके कुछ। अब इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 0 पॉइंट करके आंसर आ रहा है, 1 मिनट, 0.29 करके आंसर आ रहा है, बट नहीं आना चाहिए ऐसे, 1 मिनट, 0.4 × 2/9.81। क्या गलती कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे 0.4 मीटर्स है, एंड देन 0 × 2 प्लस 1/2 a t स्क्वायर, साउंड्स गुड इनफ। सर हमने टाइम की जगह स्पीड नहीं निकालनी। ओ ओ ओ ओ ओ, ट्रू 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 ट्रू, ये वाला फॉर्मूला नहीं यहाँ पे लगेगा। स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है, आई थॉट डिस्टेंस करना था, जल्दी से पढ़ लिया। अच्छा, फिर जो हमारे पास फार्मूला ना वो दूसरा वाला लग जाएगा, 2as = v² - u², ये वाला फार्मूला लगेगा, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट दी स्पीड। तो यहाँ पे उसी तरह हमने ऐड करना 9.81, एंड देन डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा -0.4, और यहाँ पे v² एंड देन 0², तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 9.81 into 0.4, which under root of it should give us 2.8, तो 2.8 आपके पास आंसर आ जाएगा आफ्टर टेकिंग दी अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन बी का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, 6 पार्ट के अंदर, बॉल इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, द ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, विच स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल इज करेक्ट। अब वो कह रहे हैं आपके पास बॉल है विच इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये आपके पास यहाँ पे, 1 मिनट, आपके पास एक बिल्डिंग है और हॉरिजॉन्टली फॉल कर रही है, तो यहाँ पे ना प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्टाइल है इज हैपनिंग। तो ये आपके पास एक बिल्डिंग है, और यहाँ से आपके पास क्या कर रहा है, एक जो बॉल है ना वो हॉरिजॉन्टली फॉल कर रहा है। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अगर वो फॉल करेगा और ए रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है, तो दिस अलाउज अस टू डू प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज ऑलवेज एट द राइट एंगल्स टू द पाथ ऑफ द बॉल, doesn't have to be always true। तो बी में वो कह रही थी बॉल follows a circular path until it hits the ground, the ball has constant acceleration, the ball's time in the air is proportional to the velocity। the ball follows a circular path until it hits the ground, ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर करे, वो सर्कुलर से कुछ और भी कर सकता है। अगर बल्कि अगर आपके पास कोई एक्सलरेशन को आप यहाँ पे ख़राब कर तो उसकी जो सर्कुलर पाथ है वो ख़राब हो सकता है। तो ये, और वैसे भी ये पैराबॉलिक थोड़ा सा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ तो नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगी आपके पास, ऑप्शन सी इसलिए होगी बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो बॉल का जो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। ये तो हमने बात की है कि इसमें क्या रहता है, 9.81 होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, हाँ 9.81 ही रहेगा, जो भी आपके पास कांस्टेंट एक्सलरेशन होती है वही रहती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द कोलिजन इज इनइलास्टिक। इन इलास्टिक में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स, बट काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज नॉट हैपन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और एक और भी पॉइंट ये था कि जो स्पीड ऑफ सेपरेशन होती है इट्स नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें वैसे ही एलिमिनेट हो जाती हैं। मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे तो इक्वल आ ही नहीं रहा ए में, तो ए कैंसिल हो जाता है। टोटल मोमेंटम यहाँ पे सेम आ रहा, तो ये हो सकता है। टोटल मोमेंटम यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, बी सी डी हो सकता है। फिर अब उसने काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेम आ रहा है, लेकिन सेम नहीं हो सकता बिकॉज इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक होती तो फिर बात कर सकते थे। और यहाँ पे दो अब ऑप्शन आ गई, अब इसमें हमने अजम्पशन ही करनी है। अजम्पशन हम ये करेंगे कि इसमें होगा क्या कि आपके पास कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज सम एनर्जी इज़ लॉस्ट ड्यू टू हीट, और इट्स लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, और इट्स लॉस्ट ड्यू टू साउंड। तो इस वजह से जो आपके पास आफ्टर वाली फाइनल काइनेटिक एनर्जी आती है, इट्स ऑलवेज लेस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इसके बाद वो हमें क्या कह रहे थे, ग्राफ शोज हाउ अ क्वांटिटी y वेरीज विद अ क्वांटिटी x फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हिच कुड x एंड y बी टू। अब वो कह रहा है एक टर्मिनल वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट फॉल करे, तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी से कोई चीज़ फॉल कर रही है, ये उसका वी और टी का ग्राफ है, तो उसका ग्राफ किस तरह का होना चाहिए था? अगर वो लेट से टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए थी, बिकॉज टर्मिनल मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखें और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब है हमारे पास उसका ग्रेडियंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो अगर आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, या वो कुछ आपके पास इस तरह का बन रहा है, तो उसका जो ग्रेडियंट है वो क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, और इसका मतलब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो वो बेसिकली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही होगा। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास कहाँ पे आ रहा है? ये बी में आ रहा है। बी में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हाइट अबव द सरफेस है, हाइट इज़ द सेम एज डिस्टेंस, तो इट शुड बी ऑप्शन बी। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वो मोमेंटम वाला फार्मूला आ रहा है। इसमें दो आपके पास बॉल्स हैं जो कि कोलाइड कर रही हैं। एक आपके पास 2 kg वाली यहाँ पे बॉल है जो कि क्या कर रही है, इट्स ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एंड द बॉल कोलाइड्स विद अ वॉल। वॉल के साथ यहाँ पे बॉल कोलाइड करती है, एंड देन इट रीबाउंड्स विद अ स्पीड ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड। और द टाइम जो आपके पास लग रहा है ना, टाइम आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास टाइम ऑफ कोलिजन इज़ 150। तो इसका जो फार्मूला होता था, फार्मूला आपके पास था फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो इसके अंदर वैल्यूज़ आपने प्लग इन करनी है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सबसे पहले मोमेंटम का, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 ओवर टाइम आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। यहाँ पे m1 को यहाँ पे आप सब्जेक्ट बना लो, m1 v1 माइनस u1 ओवर टाइम। तो यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा m1 की वैल्यू आपके पास 2 है, एंड देन v1 की वैल्यू यू गॉट 2.8। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वैसे एक और, यहाँ पे ना आप u1 को भी आप शायद कर सकते हो, उस तरह भी अगर करना चाहो तो कर लो। इसको पता है क्या करो, इसमें इसका जो आंसर हो सकता है, वैसे आपके पास नेगेटिव में तो आएगा नहीं फोर्स का आंसर, लेकिन हम इसमें पता है क्या कर लेते हैं, हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन जा रही है ना, लेफ्ट साइड वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है। वैसे तो डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ और राइट साइड को मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर मैं करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास जो राइट साइड पे फोर्स जा रही है वो आपके पास -4 हो जाएगी, और माइनस माइनस जब वो मिलेंगे तब वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे इट शुड बी इक्वल्स टू 2 एंड देन 2.8 प्लस 4 ओवर 150 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.8 प्लस 4 ओवर 150 इंटू 10⁻³ तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 91 करके कुछ आ जाएगा, एंड दिस शुड बी योर आंसर। तो इज़ दैट क्लियर? 91 न्यूटन्स आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको अब यहाँ से कंफ्यूज ना होना, अगर इसका 90 आंसर -90 में आ भी रहा था ना, तो ऑप्शन में तो उसने आपको वही दिया हुआ है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव में आंसर दिया, तो यू कुड ईजिली हैव चूजन दी पॉजिटिव आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है ये वाला ट्रेन कैरेज वाला मैथ्स आ रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन में लॉस्ट कितनी हो रही है एनर्जी? तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ये इनका सिनेरियो था। अब वो क्या कह रहे हैं, दे कोलाइड एंड जॉइन टुगेदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1
u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 एंड देन v। तो पहले अगर हमारे पास इन दोनों की वेलोसिटीज़ आ जाए ना तो हम आराम से फाइनल वेलोसिटी अगर इसकी पता लग जाए ना तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि लॉस्ट कितनी हो रही है काइनेटिक एनर्जी। पहले यहाँ पे आ जाएगा 5000 एंड देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे 5000 एंड देन यू गॉट 1 और ये -1 होगा बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5000 प्लस 5000 एंड देन v। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आता है इसका। 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है वो 0.5 मीटर पर सेकंड आ रही है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट फाइंड कर लो आप लोग। तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ रही थी आपके पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप लोग माइनस कर दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो जो फर्स्ट आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, 1/2 5000 एंड देन आपके पास थी 2 स्क्वायर और फिर इसको आप ऐड कर दो 1/2 5000 एंड देन -1 स्क्वायर। ये आपके पास एक चीज़ आ रही थी एंड देन आपके पास यहाँ पे आ रहा था 1/2 10,000 एंड देन 0.5 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करके देख लो क्या आंसर इसका आ रहा था। यहाँ पे आपके पास आ जाना था 1 to 500 एंड देन यहाँ पे आपके पास आ जाना था 0.5 इंटू 10,000 इंटू 0.5 स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जानी थी 1250। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास फिर आ जाना चाहिए 11,250 जॉल्स। 11,250 जॉल्स शुड बी योर आंसर। ऑप्शन सी वुड बी योर आंसर। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से कंफर्म करो मतलब। अच्छा, अब इस MCQ में वो क्या कह रहा है 11 विच सिंगल कंडीशन मस्ट अप्लाई फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंड देन यू शुड हैव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे मुझे पता लग रहा है ऑप्शन डी में रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। देयर आर नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये तो ज़रूरी नहीं है। द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ज़रूरी नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट नॉन एक्सलरेशन नॉट ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लो, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि विच वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द काइट। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, जब आपके पास 3 वेक्टर्स हों और उसे प्रोवाइड कर दियो कि आपके पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम तभी होता है कि आपके पास जो फोर्सेज हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज आर सर्कुलर, हमेशा सर्कुलर होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज आर सर्कुलर। तो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस सर्कुलर होती है ना तो फिर आपके पास हमेशा इक्विलिब्रियम हो रहा होता है, वरना आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में भी सर्कुलर हो रहा है। यहाँ पे आपके पास जर्नी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है एंड देन यहाँ पे जा रहा है। तो ये आपके पास पूरा एक जो है ना वो एक कंप्लीट सा एक सर्कल बन रहा है। तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पे गलत हो गया, फिर यहाँ से वो जाता है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे गलत हो गया एंड देन यहाँ से वो जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑप्शन डी सी बी कैन नॉट हैपन। ऑप्शन ए ही आपके पास सर्कुलर आ रही है, जिसकी वजह से पता लग रहा है कि जो काइट है आपके पास इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का आपके पास चेक क्या होता है डायग्राम्स के थ्रू कि अगर सर्कुलर फोर्सेज लग रही हैं तो देन दे आर इन इक्विलिब्रियम, वरना दे आर नॉट। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करना है, लेंथ जो एक्स वाई आ रही है यहाँ पे वो फाइंड करनी है। मोमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल मोमेंट्स आ रही है तो आराम से आप लोग कर लोगे, मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये पिवट, ये वाला बना हुआ है पिवट, दिस इज़ योर पिवट। तो ये आपके पास कौन सी फोर्स बन रही है यहाँ पे, दिस इज़ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज बन रही है। और ये भी आपके पास क्या बन रही है, ये भी क्लॉकवाइज ही बन रही है, क्लॉकवाइज ही है, तो ये भी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे मसला आता है आपका, ये जो एक्स वाई है ये आपने फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, ये ना आपके पास वो बन रहा है कपल की तरह यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ना वो आप यहाँ पे फाइंड कर लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका बन रहा है टू दी पिवट वो आपके पास क्या बन रहा है। और जो एक्स वाई की आपके पास लेंथ आ रही है उसको आप एज्यूम कर लो, लेट से आपके पास डी आ रही है। तो अच्छा, एक मिनट,
5 न्यूटन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है विद दिस लेंथ। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ आ रही है ना, ये मैंने इसलिए यहाँ पे चूज़ की है बिकॉज ये वाली लेंथ आपके आपके साथ क्या करती है, 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाती है इस फोर्स के साथ। तो हमेशा जब भी आपने मोमेंट फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, तो जो आपके पास फोर्स वाला वेक्टर है और जो आपके पास डिस्टेंस वाला वेक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो वी गॉट एन इशू। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है ना, ये वाला जो आपके पास एंगल है, ये तो आपको पता है ये 60 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकली कह रहा हूँ, सॉरी, ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे बन जाएंगे। ये भी 60 का, ये भी 60 का है, तो 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो ये वाली आपके पास यहाँ पे एंगल आ रहा है ना, ये आपके पास बन जाएगा एक्स वाई साइन 60 बन जाएगा, ठीक है। तो और कपल मोमेंट का हमने यहाँ पे फोर्स क्या फाइंड किया था कि आपने क्या करना है, आपने कोई सी भी एक फोर्स पकड़नी है, आपने ये वो फोर्स पकड़नी है और उसको टोटल डिस्टेंस जो भी दरमियान में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो दरमियान वाला जो डिस्टेंस इनके दरमियान आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपके पास जो परपेंडिकुलर दरमियान वाला डिस्टेंस आ रहा है वो आपके पास एक्स वाई साइन 60 के इक्वल टू है। और ये जो आपके पास बन रहा है ना, ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इस तरह करके, ये जो है ना ये फोर्सेज, ये इस तरह करके मूव कर रही हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो उसी तरह सेम तरीके से यहाँ पे कर दो, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास क्या हो रहा है, फोर्स आपके पास 5 न्यूटन्स है, एंड देन आपके पास आ जाएगा एक्स वाई साइन 60। ये आपके पास ये वाली ऊपर वाली परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, और ये आपके पास 5 न्यूटन इसकी लेंथ है। जो आपके पास कपल होता था ना, टॉर्क ऑफ अ कपल, उसका फॉर्मूला ये होता था, अगर आपके पास नॉन पैरेलल यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है तो आप क्या करो, कोई सी भी एक फोर्स पकड़ो और जितना भी डिस्टेंस बीच में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास टॉर्क आ जाएगा दोनों फोर्सेस के दरमियान। तो ये उसका फॉर्मूला था। बाकी 6 न्यूटन्स का फाइंड कर लो। 6 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 बन जाएगी। एंड देन यहाँ पे 6 न्यूटन्स आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे 7 आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 6, इसको डिवाइड करो 5 से, एंड देन साइन ओवर 60 से डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.8 विच शुड बी इक्वल्स टू 14। तो ये आपके पास ना 14 न्यूटन इसका आंसर बन जाएगा। तो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डू आस्क। सर थोड़ा सा तो बड़ा कर देना। अच्छा, कहाँ से इशू है फाद? सर जी हमने एक्स वाई इकट्ठा कैसे ले लिया? एक्स वाई हमने इसलिए लिया बिकॉज देखो, यहाँ पे आपके पास मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता था। मोमेंट आपको कहता था कि अगर आपके पास इस तरह का आपके पास एक रॉड है ना, और इनके दरमियान आपके पास दो फोर्सेज आ रही हैं, एक ये आपके पास फोर्सेज आ रही है 5 न्यूटन की, और एक ये आपके पास फोर्स आ रही है 5 न्यूटन की। तो इसका मोमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला ये होता था कि अगर मोमेंट आपने इनका फाइंड करना है ना, तो आप 5 न्यूटन को मल्टीप्लाई करवा दो जो भी इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है। इनके दरमियान डिस्टेंस लेट से डी आ रहा है, तो इसे डी से मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास मोमेंट आ जाएगा इनका। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये एक्स वाई हमारे पास एग्जैक्टली ये कपल बन रहा था, लेकिन डिफरेंस इसके अंदर ये था कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो परपेंडिकुलर नहीं था टू दी फोर्सेज। ये देखो, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे निकालिए जो कि फोर्सेज वाली लाइन के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। तो वो आपके पास बन जाएगा एक्स वाई साइन 60। ये वाली जो यहाँ पे डिस्टेंस बन जाएगा, ये वाला एक्स वाई है, ये जो हाइपोटेनस में आ रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर ये एक्स वाई साइन 60 बन जाएगा। तो अब ये क्लियर है? तो फिर वो सर तो कॉस कहाँ गया? कॉस कॉज कॉज की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, तो वो बेसिकली मेरे पास ये बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई साइन 60 डिस्टेंस आ गया पूरा मेरा, और यहाँ पे मेरे पास आ गई 5 न्यूटन की फोर्स आ गई, और यहाँ पर मेरे पास आ गई दूसरी 5 न्यूटन की फोर्स। तो ये आपके पास एक प्रॉपर सा एक कपल बन गया। तो इसी की मुझे ज़रूरत थी, और इससे मैंने फिर क्या कर लिया, इस पूरे ये जो मेरे पास बार आ रही है इसका मैंने मोमेंट फाइंड कर लिया, 5 को मल्टीप्लाई करवा के इनके दरमियान जो डिस्टेंस था एक्स वाई साइन 60 उससे। तो इस तरह किया हमने। अब वो 14 नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेड ऑफ डेंसिटी दिस हैज साइड्स दिस एंड दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट द ब्लॉक कैन एक्सर्ट। तो मैक्सिमम प्रेशर हमने एक्सर्ट करवाना है। फॉर्मूला क्या था प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। तो अगर मैक्सिमम प्रेशर आप लोगों ने एक्सर्ट करवाना तो यू मस्ट मेक श्योर कि एरिया मस्ट बी एज लेस एज पॉसिबल। तो यहाँ पे एरिया को अगर लेस करना है तो आप इनमें से इन 3 डायमेंशन में से कोई 2 सबसे छोटी छोटी डायमेंशन चूज़ कर लो। बल्कि 1 मिनट, इसमें तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज इसमें डेंसिटी वो कह रहा है। इसमें कौन सा लग सकता है, एक आपके पास था रो जी एच वाला था,
रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर, या हम ये कर सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू, हाँ ये वाला हम कर सकते हैं पहले ना, इसका ये 2 स्टेप से होगा ये फार्मूला। एक और हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेप लगाते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास आ रही है 1.13 इंटू 10⁻⁴, और मास हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने साथ में ना मास के साथ ही मैंने फाइंड करना है, बल्कि पहले मास सर मैथ को फोर्स कह दो। मास को मैं फोर्स नहीं कह सकता, गलत हो जाएगा। नहीं वेट बना के उसको फोर्स कह दो ना। वो बाद में देख लेते हैं, बाद वाले स्टेप में देख लेते हैं। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की, अब मैंने क्या करना है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ कर लूँगा यहाँ पे। तो जो मास की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इट शुड बी इक्वल्स टू 12 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴। इसका जो आंसर आएगा ना, मेरे पास आ जाना चाहिए 20.34 kg आ जाएगा। तो जो वेट मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 20.34 इंटू 9.81, विच शुड गिव अस 199 समथिंग, 199.54। तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 199.54, बेशक 200 लिख लो, और यहाँ पे नीचे आंसर सबसे छोटी वैल्यूज़ ले लो, 15 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 इंटू 12, और फिर इसको कन्वर्ट कर दो मीटर्स में। तो 10⁻⁻² को स्क्वायर कर दो, बिकॉज दो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। तो इसका आंसर ना आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये इसके इक्वल टू आ जाएगा, ये जो डी में आंसर आ रहा है ना, ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3 4 1.6, ये आपके पास इसका किलो पैस्कल्स में आंसर आ जाएगा। तो इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो 16.6 समथिंग बन जाएगा, एंड दिस शुड बी योर आंसर। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। अच्छा, नाउ वीव गॉट अनदर क्वेश्चन। पावर की डेफिनेशन है। पावर हमारे पास क्या होती है? एनर्जी ओवर टाइम होती है। तो पावर आप कह सकते हो कि इट्स एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी बेसिकली आपके पास वर्क डन भी होती है, तो यहाँ पे वर्क डन का उसने यूज़ किया। वर्क डन पर सेकंड, डेफिनेटली वर्क डन आपके पास हो जाएगा, बल्कि वर्क डन पर सेकंड ना लिखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखो, बिकॉज सेकंड्स हो सकता है सेकंड्स हो सकता है टाइम में, हो सकता है आवर्स में हो। ये तो एसआई यूनिट्स के हिसाब से ये वाला आंसर करेक्ट है ना, लेकिन हमने एसआई यूनिट को का उसने नहीं पूछा हुआ यहाँ पे, उसने बस पूछा कि क्या उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन तो पर आवर्स भी हो सकती है, पर मिनट्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। गलती से वर्क डन पर सेकंड ना कर लेना, बिकॉज पर सेकंड की अगर हो सकता है तो पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर्स भी हो सकता है। बस वो हम ऐसा यूनिट को प्रिजर्व करने के लिए हम पर सेकंड यूज़ करते हैं हमेशा, लेकिन रिप्रेजेंट तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो इतनी उसमें गलत आंसर नहीं आता आपका। तो अच्छा, 16 क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। अ मॉडल कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी दिस, द इनपुट पावर ऑफ द इंजन इज 800 वॉट्स, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 60%। अच्छा, इनपुट पावर उसने प्रोवाइड कर दिया। अब आप आउटपुट पावर अगर निकालो ना यहाँ पे, तो देयर इज दिस फार्मूला, पावर इक्वल्स टू एफ वी वाला फार्मूला। तो अगर आपके पास आउटपुट वो आ जाती है, क्या कहते हैं, आउटपुट पावर आ जाती है, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फार्मूला एफिशिएंसी का क्या होता था? एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट एक मिनट, ये थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है। और यहाँ पर आपके पास आ जाता है इनपुट आ जाता है, और ठीक है, इसको यहाँ पे आपके पास 60% था, तो इसको 60/100 कर लो। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आउट, और यहाँ पे आपके पास इनपुट कितनी थी? 800 वॉट्स थी। तो जो आपके पास आउटपुट यहाँ पे पावर आ जाएगी ना, वो आ जानी चाहिए 60/100 इंटू 800, विच शुड गिव यू 480। तो यहाँ पे 480 वॉट्स आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो 480, एंड देन दिस शुड बी इक्वल्स टू फोर्स आपके पास क्या आ रही है? फोर्स आपने फाइंड करनी है, और यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो 480/12 कर लो यहाँ पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास आ जाना चाहिए 40 न्यूटन्स के इक्वल टू आ जाना चाहिए। तो इट शुड बी इक्वल्स टू दिस। तो 16B शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। सर जी ये आपने आउटपुट
पावर क्यों ली? जो दरमियान में जाया हुई वो क्यों नहीं ली? जो वो दरमियान में रेजिस्टिव नहीं ज़ाया होगी? हुई वो हमने क्यों नहीं ली? एक मिनट। The input power to the engine is 800 watts. The efficiency of the engine is the total horizontal resistance. अच्छा, ये जो आउटपुट पावर आ रही है ना, ये बेसिकली आपके पास वही वाली पावर आ रही है जो कि आपके पास बेसिकली ये जो आउटपुट पावर आई है ना, आउटपुट पावर आपके पास वो वाली पावर आई है जो कि गाड़ी को मूव करवा रही है। तो यही वाली पावर से आपने करना था और यही हमारे पास सिग्निफाई करे कि कितनी आपके पास रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर आ रही है। तो यही आपके पास होगी। और यहाँ पे उसने पता है क्या कहा हुआ है, यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास वेलोसिटी है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आपके पास आ जाती है ना, तो जितना आपके पास फोर्स रेजिस्टिव की पीछे लग रही है ना, उतनी ही आपके पास वो वाली इंजन फोर्स आ रही है। तो बेशक इसको डिफरेंट तरीके से करके कर लो, आंसर शुड बी इक्वल टू सेम। जब उसने कांस्टेंट का यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लेना, तो फिर आपको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो क्योंकि उसने कांस्टेंट का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स है वही उसकी इंजन फोर्स भी है। तो अगर सर कांस्टेंट ना होती तो ये फोर्स किसकी, ये रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, ये कौन सी फोर्स होती जो आगे लगा रही है अगर ये आपके पास गाड़ी को, जो खींच रही अगर है? ये कांस्टेंट ना होती ना, तो फिर अगर आपने रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करनी थी तो फिर आप ऐसे करते कि जो आपके पास टोटल इनपुट आ रही थी ना, उसको आप माइनस कर देते जो आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो फिर आपके पास टोटल जो है ना वो रेजिस्टिव फोर्स आ जानी, जो कि ज़ाया हो रही है, जो कि क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स ज़ाया करवाता है ना फोर्सेस को। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ वो स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। लेकिन मुझे इसको तो दोबारा, ये जो F इज इक्वल 40 है तब ये क्या होता जो क्या अगर होता है एफ इक्वल्स टू, वो होता, क्या कहते हैं, constant ना? ये जो 40 न्यूटन है ये तब ये कौन सी फोर्स होती है अगर कांस्टेंट ना वेलोसिटी होती तो? अगर कांस्टेंट ना वेलोसिटी होती तो फिर आपने करना था कि आप करते 800 माइनस 480, जो भी यहाँ पे पावर आनी थी उसको पावर को यहाँ पे प्लग इन करते, फिर नहीं यहाँ पे नहीं, जाके फोर्स फाइंड करते हैं। मैं कह रहा हूँ तब ये F, ये जो 40 न्यूटन है तब ये कौन सी फोर्स होती? तब भी इसने रेजिस्टिव फोर्स ही होना था फार। है दोनों केस तब भी ये 40 है दोनों केस में रेजिस्टिव फोर्सेस, लेकिन मेथड डिफरेंट है। अगर कांस्टेंट आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसी तरह कर सकते हो। कांस्टेंट जब आ जाए ना, आपने जो भी आउटपुट आ रही है वही ले लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर कांस्टेंट ना होती तो ये जो 40 न्यूटन है हाँ, ये तब कौन सी फोर्स होती? ये ये तब भी तब रेजिस्टिव तो भी होती ही ना, रेजिस्टिव कौन फोर्स सी होती फोर्स होती? फाहद, तब भी रेजिस्टिव फोर्स होती। तो फिर हम माइनस क्यों करते? बस आपके पास मेथड डिफरेंट था। बिकॉज देखो, ये जो आपके पास इनपुट फोर्स आती, इनपुट आपके पास पावर आती है ना, इनपुट ये आपके पास कार है, टोटल जो आप इसको फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हो वो इसकी इनपुट है। अब जो आउटपुट आ रही है ना, आउटपुट आपके पास वो आ रही है जब फ्यूल, जब फ्रिक्शन के थ्रू गो थ्रू करता है, जब रेजिस्टिव फोर्सेस के थ्रू आपकी कार गो थ्रू करती है, तो जो आउटपुट आपके पास फोर्स इसकी प्रोवाइड होती है वो होती है आउटपुट होती है। और जो निकल जाती है, जो यूज़ नहीं होती, वो क्या होती है? वो रेजिस्टिव होती है, जो कि निकल जाती है, यूज़ ही नहीं हो रही होती, तो रेजिस्टिव ये होती है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे क्या बात की है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाए तो जो फॉरवर्ड फोर्स होती है और जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो इक्वल हो जाते हैं। तो आपके पास आपको माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप फॉरवर्ड फोर्स ले लो, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स ले लो, एक ही बात है। दोनों की जो आपके पास फोर्स आएगी वो सेम आएगी। यहाँ पे जो ये जो आई है ना आपके पास, ये रेजिस्टिव फोर्स भी है और ये फॉरवर्ड फोर्स भी है। इसको आप दोनों फोर्सेस का नाम आपको दे सकते हो। इस गाड़ी के आगे भी 40 न्यूटन्स लग रहा है, पीछे भी 40 न्यूटन्स लग रहा है। लेकिन अगर आपने खाली, अगर आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट ना होता, तो फिर आपने माइनस करके यहाँ पे जो भी आपके पास आउटपुट आनी है ना, उसको आपने इनपुट से माइनस करना था, फिर आपके पास जो पावर आनी थी उससे आपने रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करनी थी, और वो आपकी फॉरवर्ड फोर्स की थी। है दोनों के इसमें रेजिस्टिव फोर्स ही, लेकिन इसमें रेजिस्टिव के साथ साथ एक फॉरवर्ड भी है। तो उसमें रेजिस्टिव के साथ, उसमें सिर्फ ये रेजिस्टिव होगी? हाँ, उसमें सिर्फ रेजिस्टिव होगी। तो जब हम माइनस करके निकालेंगे वो क्या होगी? वो भी रेजिस्टिव होगी? वो भी रेजिस्टिव होगी। तो फिर दोनों ऐड करेंगे तो फिर टोटल रेजिस्टिव फोर्स निकलेगी तब? नहीं नहीं, ये वाली चीज़ समझ आई यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे समझाई थी। थोड़ी थोड़ी आई। देखो, आपके पास कोई भी अगर गाड़ी आ रही होती है ना, तो उसके अंदर जितना भी आप इनपुट प्रोवाइड करते हो ना, इनपुट क्या होता है? फ्यूल होता है। अब जो आप जब आप फ्यूल प्रोवाइड करते हो ना अपनी कार के अंदर, तो कार आपकी हीट अप भी हुई होती है, थोड़ा सा जो फ्यूल होता है वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। और जो आपके जो मोटर होती है गाड़ी के अंदर, उसके अंदर फ्रिक्शन होती है, तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा आपका फ्यूल होता है वो ख़राब हो जाता है, वो प्रॉपरली यूज़ ही नहीं हो पाता।
तो इस वजह से जो अंदर की मोटर की रेजिस्टेंस होती है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्यूल आपका ज़ाया हो जाता है, जो कि बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये फ्यूल बाहर निकलने के बाद जो आपके पास टोटल के बाद जो आपके पास सारी वैल्यू रह जाती हैं जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं, वो फिर बाहर आ जाती है और वो यूज़फुल आपके पास आउटपुट होती है। लेट से आपने प्रोवाइड किया है 100 न्यूटन्स का ना आप फोर्स प्रोवाइड करें किसी भी कार को। अब वो जो कार आगे मूव कर रही है ना, वो कितने फोर्स से मूव कर रही है, लेट से वो 80 न्यूटन से मूव कर रही है। तो जो बाकी के आपके पास 20 न्यूटन से वो क्या हो गए, वो ज़ाया हो गए। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, ये आपके पास फॉरवर्ड फोर्स आ गया, ये आपके पास आ गई इनपुट आ गई। और ये जो फॉरवर्ड फोर्स होती है ये आउटपुट होती है, जो कि यूज़फुल आपके पास बाहर चीज़ आ जाती है, जो कि यूज़फुल हो रही होती है। तो ये जो है ना, ये आपके पास अब आपने करना क्या था, अगर आपके पास इनपुट 100 न्यूटन थी तो 100 को यहाँ पे प्लेस करते, और अगर कांस्टेंट का वर्ड नहीं था तो 100 यहाँ पे प्लेस करते, आपके पास आउटपुट आनी थी 80। अब 80 आपके पास आ गई, 80 को 100 से माइनस करो, आपके पास 20 न्यूटन्स फोर्स आ जानी थी। और ये जो फोर्स आनी थी आपके पास, ये आपके पास रेजिस्टिव फोर्स होनी थी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे लेट से एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता तो फिर क्या होना था, तो फिर आपके पास पता क्या होना था कि अगर आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो आपके पास आउटपुट लेट से अगर आई है 50 न्यूटन्स, तो जो रेजिस्टिव फोर्स आएगी वो भी 50 न्यूटन्स होगी। तो अब आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ तो दोबारा आप इस तरह कर सकते हो कि आप पहले यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट करो, 100 न्यूटन यहाँ पे प्लेस करो, आउटपुट आपके पास 50 आएगी, फिर आप 100 से माइनस करो 50, फिर आपके पास 50 आंसर आएगा। या इस तरह कर लो, या आप कह दो कि जो आप फॉरवर्ड फोर्स आ रही है वही आपके पास डायरेक्टली वो आ रही है, क्या कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स आ रही है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब होता है। ठीक है, अब समझ आइए तो बताओ कि अभी भी नहीं आई? आगे ठीक। समझ आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स दिस प्रिंसिपल ऑफ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं, विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड फास्टर देन इट इज क्रिएटेड, द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लिमिटेड, सो एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, द टोटल एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। ये ट्रू बात है कि जो भी टोटल एनर्जी आती है इन अ सिंगल क्लोज सिस्टम इट्स कांस्टेंट। और जो क्लोज सिस्टम आपके पास होता है, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडीज। तो टू बॉडीज के से कंप्राइज होता है। अच्छा, अब 18 में वो उसने यहाँ पे हमें वो कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन। वर्क डन कितना हो रहा है, वो कह रहा है एक बैरल है आपके पास मैस 50 का, इट इज लोडेड ऑन द बैक ऑफ अ लॉरी 1.6 मीटर्स हाई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास वर्क डन हो रही है, इसके नीचे आपके पास वेट लग रहा है 50 इंटू 9.81 का लग रहा है, 81 न्यूटन्स का लग रहा है। और इसी तरह इसके जो ऊपर आपके पास यहाँ पे लग रहा होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो भी आपके पास किसके इक्वल्स टू होगा, वो भी आपके पास इक्वल्स टू होगा 50 इंटू 9.81 के इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने मिनिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अगर आपके पास ये फोर्स ऊपर को लग रही है और ये मूव भी ऊपर को कर रहा है, तो आपके पास वर्क डन लग सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स भी आपके पास वर्क डन के अंदर सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यू कुड डू दिस, वर्क डन इक्वल्स टू 50 इंटू 9.81 इंटू 1.6, 50 into 9.81 into 1.6, this should give us 784 समथिंग। तो ये 784.8 जाउल्स कुछ आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द यूनिट फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके पास प्रेशर होता है बेसिकली, तो प्रेशर का जो भी यूनिट है वो आ जाएगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है आपके पास, न्यूटन पर मीटर होता है, बिकॉज फोर्स ओवर एरिया होता है, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ओके, एक मिनट। सर जी कभी केजी होता है, कभी नहीं नहीं न्यूटन, नहीं, न्यूटन तो आ ही नहीं ये सकता। गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका दोबारा से कैलकुलेट कर लो, ये आपके पास हो जाएगा के जी (-2/m²). तो m यहाँ से कट जाएगा, ये m कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा के जी (m-1s-2). ये ऑप्शन ही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में वो क्या कह रहे थे, ग्राफ शोज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर 3 वायर्स ऑफ दी सेम लीनियर डायमेंशंस बट मेड फ्रॉम द डिफरेंट मटेरियल्स, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस दैट ऑफ क्यू फॉर द सेम मास। तो पहले ये जो ग्रेडियंट्स हैं ना, इनके रिप्रेजेंट क्या करें, बेसिकली यंग मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू एफ इंटू एल ओ ओवर एरिया इंटू एक्सटेंशन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो आपके पास एक्सटेंशन ऑफ पी है वो आपके पास ट्वाइस दैट ऑफ क्यू है। तो ये तो गलत बात हो जाएगी। इसका जो यंग मॉडुलस है पी का ज़्यादा है, तो अगर पी का यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो पी की एक्सटेंशन तो कम होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं पी की एक्सटेंशन ज़्यादा है, तो बेसिकली उल्टा हिसाब होगा यहाँ पे। अब तो ये वाली ऑप्शन नहीं करेक्ट होगी। टू में कह रहे थे रेशियो ऑफ द यंग मॉडल्स फॉर पी टू दैट ऑफ क्यू इज अप्रॉक्सीमेटली टू। यस, जो आपके पास पी की रेशियो आ रही है यंग मॉडल्स की वो ट्वाइस इज बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी सकते हो इट इज़ इन फैक्ट ट्वाइस इज बिग। फॉर दी स्ट्रेन लेस देन 0.1, 0.1 से लेस आर ओ बेस हुक्स लॉ। यस, और इसके बाद वो ख़राब हो जाता है उसका ग्राफ, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। सर कितने एमसीक्यू रहते हैं? 40 होते हैं टोटल। सर बस हो 21, गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहाँ पे आपके पास वो कह रहा है 4 स्टील रॉड्स हैं दैट सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 10 के न्यूटन्स। अब एक आपके पास यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे 4 स्टील रॉड्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 आ रहे हैं। तो ये 4 डिवाइड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इस मैस को आपने डिवाइड कर देना है, 10 के को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। अब वो कह रहा है ईच रॉड का लेंथ इतना है, एरिया इतना है, एक्सटेंशन इतनी है, और वो कह रहा है हुक्स लॉ ओबे करता है। हुक्स लॉ अगर ओबे कर रहा है तो हमने कौन सा यहाँ पे अच्छा, और यंग मॉडल्स भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक आप यंग मॉडल्स की फार्मूला लगा लो। यंग मॉडल्स का फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू एफ इंटू एल ओ ओवर एरिया इंटू एक्स। तो यहाँ पे आपके पास इसका फार्मूला हो जाएगा 10,000 ओवर 4, एंड देन लेंथ आपके पास जो ओरिजिनल होगी वो 2 होगी, और यहाँ पे आपके पास एरिया 250 इंटू 10⁻³ और इसको आप ले लो स्क्वायर ले लो, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया इंटू एक्सटेंशन को 0.1 इंटू 10⁻³ से। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो हो जाना चाहिए 250 इंटू 10। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11 यंग मॉडल्स करके इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास कहाँ पे आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी शुड बी योर आंसर फॉर दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी ये एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में वो क्या कह रहे हैं, द ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग वेरीज विद द फोर्स अप्लाई टू इट। टू एरियाज पी एंड क्यू आर लेबल्ड, विच एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जब जीरो फोर्स थी तो लेंथ स्प्रिंग की ये थी, तो ये स्प्रिंग की बेसिकली ओरिजिनल लेंथ है। और ये वाली जो लेंथ आ गई है ना यहाँ पे, ये वाली जो लेंथ आ रही है ये उसकी कौन सी लेंथ होगी, ये उसकी होगी है एक्सटेंशन करने के बाद लेंथ होगी, और जो ये वाला आपके पास बीच वाला हिस्सा आ रहा है ये उसकी एक्सटेंशन है। तो ये जितनी फोर्स लगाई है, जितनी वर्क डन आप इस स्ट्रेच करने में लगा रहे हो, वो बेसिकली आपके पास ये पी वाला एरिया बन रहा है। तो एरिया पी शुड बी योर आंसर। 23 हमारे पास सर क्यू वाला क्यू वाला इसलिए नहीं होगा बिकॉज देखो क्यू क्यू तक तो आपके पास ओरिजिनल लेंथ थी, जब जीरो फोर्स लगा रहे थे आप तब उसकी लेंथ ऑलरेडी इतनी थी, तो इसका मतलब यहाँ तक आपके उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो स्ट्रेचिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही, स्ट्रेचिंग तो ओरिजिनल लेंथ के बाद हो रही है। अच्छा, अब वो beam of vertically polarized light of amplitude A is incident normally on a polarizing filter. The transmission axis of the filter is at angle of 50 to the horizontal. What is the amplitude of the light in the beam that after it has passed through the filter? तो यहाँ पे आपके पास इस तरह करके आपके पास कोई आ रही होगी यहाँ पे वेवलेंथ, और वो इस पोलराइजिंग फिल्टर के थ्रू पास करती है, और ये जो पोलराइजिंग फिल्टर आपके पास आ रहा है ये किस एंगल पे है, ये एक 50 डिग्रीज एंगल से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका जो फार्मूला पढ़ा था, जो हमारे पास फार्मूला आ रहा था कि जो आपके पास इंटेंसिटी आती है आफ्टरवर्ड्स वो ओरिजिनल इंटेंसिटी के कॉज स्क्वायर के इक्वल टू होती है। और फिर एक और हमने फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे, क्योंकि इंटेंसिटी तो है नहीं लेकिन एम्पलीट्यूड का हमने ज़रूर फार्मूला पढ़ा था। एम्पलीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या था, एम्पलीट्यूड, एक मिनट, पावर इक्वल्स टू इंटेंसिटी इक्वल्स टू के एम्पलीट्यूड का कोई फार्मूला था, मुझे कंफर्म कर दो कि वाज इट यही है। आई थिंक। तो ये वाला आपके पास एक फार्मूला था इंटेंसिटी का, तो यहाँ पे आप प्लेस कर दो ए स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब आप ए यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो ए की वैल्यू आपके पास बन जानी चाहिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ए शुड बी इक्वल्स टू, अच्छा अब एम्पलीट्यूड इसका जो पहले आ रहा था वो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे बस आप यहाँ पे इसको ए नॉट स्क्वायर का जब आप अंडर रूट लोगे तो वो तो बाहर आ जाएगा सिंगल होके, और यहाँ पे अंदर आपके पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर एंड देन 50। तो कॉस स्क्वायर 50 का जो आंसर आपके पास होता है, सर स्क्वायर तो फारिग हो हाँ जाएगा, वो तो तो सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos यहाँ पे 50 आपके रह पास जो जाएगा। आंसर आएगा ना वो आ जाना चाहिए 0.64 ए नॉट आ जाएगा। तो ए नॉट जो है, ए नॉट को बेसिकली ए से रिप्रेजेंट कर लो आप लोग, ये जो आपके पास आ रहा है ना इसको आप एक्स कह दो और इसको आप कह दो ये आपके पास 0.64 ए आ रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन सी आंसर बन जाएगी। तो दिस शुड बी योर आंसर। अच्छा इसके बाद यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब यहाँ पे उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ बने और ये हमने बताने हैं। अब यहाँ पे होता पता है क्या कि ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसके अंदर कंप्रेशन आ रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन आ रहे हैं। ये आपके पास कंप्रेशन वाला पार्ट है, ये आपके पास रेयर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये आपके पास रेयर फ्रैक्शन वाला पार्ट है। अब होता पता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपके पास कोई भी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है उसका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ना, कंप्रेशन का ये वाला पार्ट हो गया, और जो रेयर फ्रैक्शंस आपके पास आ रही है उसका ये वाला एक पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, जो इनके सेंटर वाले पार्ट होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है ना, उनका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ना 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्टेंस जीरो होगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आ रहा है, तो दिस इज़ ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी बल्कि आपके पास 2 पॉइंट्स पे आपके पास डिस्टेंस जीरो हो रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर फ्रॉम एक्स। और हमने कोई ऐसा यहाँ पे चूज़ करना है जहाँ पे आपके पास ना पूरी एक वेवलेंथ बन रही हो, बिकॉज यहाँ पे आपके पास रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन आपके पास कितना डिस्टेंस बन रहा है, इक्वल्स टू 1 लैम्डा। तो ये आप कह सकते हो कि जो एक्स आपके पास बन रहा है 1 लैम्डा की इक्वल टू बन रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन ए और बी वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास एक क्वार्टर साइकिल बन रही है, क्वार्टर साइकिल नहीं हाफ साइकिल बन रही है, तो दे शुड बी डिस्कार्डेड। तो आपके पास ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद ये एक 25 वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फ्री स्पेस दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 × 10⁻16 हर्ट्ज, व्हिच रो गिव्स द प्रिंसिपल रीजन ऑफ दिस वेव एंड एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये आप लोगों ने उसी तरह करना है जो आप लोगों को मैंने एक चार्ट लिखवाया था ना, इसके अंदर विद दी फ्रीक्वेंसीज जो आपने यहाँ पे याद करनी थी। ये तो वैसे खैर मुझे भी अभी इसकी फ्रीक्वेंसी सही तरह याद नहीं है। प्रिंसिपल रीजन, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी वेव फ्रीक्वेंसी, इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या है ये। लेकिन आप प्योरली याद करने वाली चीज़ें, ये आपको बोला जो चार्ट मैंने लिखवाया था ना ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर उससे दिया हुआ है सी दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी होगा। ये आप लोग वेरीफाई कर लेना, जो भी चार्ट मैंने नोट्स के अंदर लिखवाया था ना उसके साथ वेरीफाई कर लेना, तो इट शुड गिव दिस आंसर। सर बाकी बस घर में कर लेंगे, रहने दें। थोड़ा सा ही है बस, होने लगा है। एंड वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इजी हैं, तो वो एकदम से हो जाएंगे। अच्छा ये जो 26 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहा है, अ सोर्स ऑफ साउंड एमिट्स अ वेव्स ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, दिस साउंड moves at constant speed in a straight line relative to the stationary observer, which velocity of the source gives the smallest observed frequency। तो observed frequency हमने फाइंड करनी है और स्मॉलेस्ट हमने फाइंड करनी है। तो अगर स्मॉलेस्ट हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर विड हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, और अगर स्मॉलेस्ट हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहे होना चाहिए। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता। और जो स्पीड हमारे पास होनी चाहिए, स्पीड ऑफ सोर्स हमारे पास आ रही है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता था, इसका फार्मूला मुझे कोई लिखवाना है यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या हमने किया था यहाँ पे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, वैसे लिखा भी होगा शीट के अंदर। सर जी बी है, साफ साफ पता लग रहा है। हाँ वही होगा, बट आई एम ट्राइंग टू सी दी फार्मूला। वैसे तो इसका आंसर यही होना है, इसका आंसर बी होगा आप लोगों के पास, क्योंकि इसको प्लग इन करोगे ना जब आप लोग फार्मूला के साथ, तो वो आपके पास सबसे जो बिगर आंसर होगा वो इसी के साथ ही आपको मिलेगा। ये होता है बेसिकली, ये आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एंड देन
इसको आप क्या करते हो, ये वाली जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है सोर्स की, उसको आप एक मिनट, सोर्स की नहीं बल्कि जो आपके पास वो आ रही होती है स्पीड ऑफ साउंड आ रही थी, उसको आप ऐड कर देते हो इसके अंदर वी नॉट के अंदर, और नीचे आपके पास यहाँ पर आ जाता है वी माइनस वी सोर्स, एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई करवा देते हो फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पे ऊपर ऊपर भी यहाँ पे वी आता है, तो इस तरह करके आपने यहाँ पे करना होता है। बहुत अच्छा फहद। अच्छा, अब 27 में वो क्या कह रहा है, विच को डिस्क्राइब द टाइम बेस ऑफ ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। तो फ्रीक्वेंसी पर डिवीजन नो, द नंबर ऑफ डिविजन्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी नो, द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्क्रीन पर यूनिट टाइम नो, द टाइम पर डिवीजन ऑन द स्क्रीन यस। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे आंसर होगा। ये कैथोड रे हमें थोड़ा सा स्टडी करना था, तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास हम रख भी लेंगे। तो इसमें बेसिकली जो टाइम बेस होती है ना, वो टाइम पर डिवीजन ही होता है। ये याद करने वाली चीज़ है, और इसको मैं समझा भी दूंगा आगे जाके, तो ये हम देख लेंगे। बस सर अब CS की क्लास शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखो, इसमें वो क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन टू वेव सुपर पोज एट अ पॉइंट। सुपर पोज होता है वो जब कंबाइन हो जाते हैं, तो देयर एम्पलीट्यूड्स आर एडेड टुगेदर, तो जो उनके एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो एड अप हो जाते हैं। तो 28 का ए होगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफ्रैक्टेड एज इट पासेस थ्रू अ सिंगल स्लिट, द वेट ऑफ द स्लिट इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव, विच चेंज विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। अच्छा, वो कह रहे हैं द विड्थ ऑफ द जो स्लिट है ना, वो लार्जर है देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो अगर आपके पास जो विड्थ ऑफ द स्लिट होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो एक दूसरे के इक्वल टू ना होना, वो एक जैसे ना हो, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो डिफ्रैक्शन होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है बेसिक। तो आपने करना क्या है, आपके पास जो भी विड्थ ऑफ स्लिट है वो आपको डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो डिक्रीज़ कर दो विड्थ ऑफ स्लिट, तो वो थोड़ा से जो डिफ्रैक्शन है ना उनकी, वो ज़्यादा, बल्कि एक मिनट, उसने क्या डिक्रीज़ द डिफ्रैक्शन। तो इसमें तो आपके पास अलग चीज़ होनी चाहिए। विल डिक्रीज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव, डिक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। एक मिनट, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज लार्जर देन द वेवलेंथ। एक मिनट, मुझे सर डिफ्रैक्शन क्या इसका होता आंसर क्या है, प्रोबेबली इसका है? सर डिफ्रैक्शन क्या होता है? सर जी डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन आपके पास होता है, अगर कोई वेव एक स्लिट के थ्रू पास करती है ना इस तरह करके, तो वो इस तरह डिफ्रैक्ट हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स को आप डिफ्रैक्शन कहते हो। तो मतलब कि अगर कम डिफ्रैक्शन होगी तो जो एरिया वो कवर करेगी वो थोड़ा हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा आ जाएगा। तो ये तो आपके पास वैसे नहीं हो सकता, डिक्रीज़ नहीं हो सकता। डिक्रीज़ अगर करोगे तो डिफ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ वेवलेंथ करने से ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करोगे वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये सेम बात है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी रह जाती है, डिक्रीज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर डिक्रीज़ कर लोगे तो आपके पास कम वेव पास करेगी, और कम वेव पास करेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर डिक्रीज़ ही हो जाएगी। तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम चलो कर लेते हैं। वह जो CS का सर टाइम पीरियड कम करेंगे तो ज्यादा वेव अंदर नहीं जाएंगे? टाइम पीरियड कम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा वेव अंदर नहीं जाएंगी, देखिए फिर नहीं नहीं, ज़्यादा वेव्स नहीं छोटी जाएगी। हो जाएंगी, तो फिर एक मिनट, एक ज्यादा मिनट, वेव इसको अंदर नहीं जाएंगी, इसको ना फार्मूले से भी थोड़ा सा रिलेट तो करें। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। F इक्वल्स टू 1/T। टाइम पीरियड हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। देखो, टाइम पीरियड अगर हम डिक्रीज़ करेंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। वेवलेंथ जैसे डिक्रीज़ होगी, हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो ट्रू हो जाएगी फिर, और वेवलेंथ को ही हमने डिक्रीज़ करना है। तो इससे फार्मूले से रिलेट कर लो अगर नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास आ गया है और CS का क्या डिफ्रैक्शन कह रहे थे ग्रेडिंग का। सर आप? अच्छा फाद, जो लिंक है ना CS का वो भेज दो। इस क्वेश्चन के बाद मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। इसका, क्लास एंड कर रहे हो इसका मतलब कौन सा लिंक? हाँ बस इस क्वेश्चन के बाद इसी क्लास का लिंक भेज दो, जो फॉरवर्ड कर दो जो मैंने आप लोगों को भेजा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, सर अब कल ही ले दिस ना। इज द फार्मूला दैट यू शुड बी यूजिंग फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इसमें यहाँ पे हमारे पास 53 एंगल्स का यहाँ पे एक वो बना हुआ है, ये लाइन यहाँ पे बनी है, इंसिडेंट लाइट यहाँ पे बनी हुई है, और वो कहाँ पे बन रही है, फोर्थ पे बन रही है, यहाँ पे फोर्थ एन पे बेसिकली यहाँ पे बन रही है। तो एन की वैल्यू हमारे पास फोर्थ हो जाएगी। एंगल उसने दिया हुआ है 53,
और डिफ्रैक्शन लाइन स्पेसिंग भी उसने हमें दी है जो कि हमारे पास बेसिकली आ जाएगी डी के इक्वल्स टू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आराम से फाइंड हो जाएगा। ये आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड देन साइन 53 इक्वल्स टू 4 लैम्डा। तो अब आपके पास आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू साइन 53/4। तो इसका आंसर आपके पास हो जाना चाहिए 5.4 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड ऑप्शन बी शुड बी योर करेक्ट आंसर। बाकी के जो 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।